दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है, लोअर पीसीएस पेट के थ्रू आई है लोअर पीसीएस की वैकेंसी। उसमें जो है एक टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और साथ में उसके आपदा प्रबंधन के बारे में बातचीत करने के लिए सिलेबस में बोला है। तो उसको सिलेबस जब देखेंगे तो उसमें है पर्यावरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन। ठीक है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का आया था उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन चीज है इसमें। इन तीन चीजों का अगर व्याख्या हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है, मतलब कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, वन्य जीव से संबंधित चीजें, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन। तो हमको नेचुरल जो डिजास्टर होता है वो और उसका प्रबंधन कैसे करना है उसको पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और उसमें डिग्रेडेशन कैसे होता है, गिरावट कैसे होती है उसको देखना है। फिर बायोडायवर्सिटी देखना है। बायोडायवर्सिटी में हमको जैव विविधता पढ़नी है, साथ में सरकार इसके लिए, उसको बचाने के लिए क्या क्या संरक्षण कर रही है, संरक्षण की तकनीक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में ये जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002, साथ ही में जो आईची लक्ष्य हैं, एक जो है आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो जैव विविधता पे हैं, नगोया प्रोटोकॉल है। तो उस चीजों को इसमें पढ़ना पड़ेगा, वहां से जो है क्वेश्चन आपके इसमें यूपी के लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे, पर्यावरण समझेंगे। पर्यावरण को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण में डिग्रेडेशन कैसे होता है, पॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग इकोलॉजी समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, फिर इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ों को समझेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग आपदा प्रबंधन और इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अब पर्यावरण। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण या इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। पर्यावरण जो, जैसे आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास की सारी चीजें आपका पर्यावरण कहलाएंगी। ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में जो चीज आपको घेरे हुए है, जो चीज आपको छेके हुए है, वो सारी चीजें जो है पर्यावरण में आती हैं। ठीक है, तो एक जीव को सामान्य भाषा में अगर समझे हम, तो एक जीव को उसके चारों तरफ जो भी जैविक घटक या अजैविक घटक, मतलब कि जो निर्जीव चीजें हैं या जो सजीव चीजें हैं, उसको घेरी हुई है। ठीक है, निर्जीव में वायु, जल, भूमि, प्रकाश, ये सब हो सकता है। और अजैव में हो सकता है, जैव में जो हो सकता है, जैव में जो बायोलॉजिकल चीजें हैं जैसे पशु पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारी चीजें जो हैं जैविक चीजें में आ जाएंगी। तो किसी व्यक्ति के चारों तरफ जिसमें अजैविक और जैविक चीजें जो उनको घेरी होती हैं और उनसे वो प्रभावित होता है वो व्यक्ति, तो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्यावरण क्या है। तो अब देखेंगे सबसे पहले तो जो सौर मंडल है, तो सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अभी तक जो ज्ञात हो पाया है उसमें जो है पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जो अपने सौर मंडल में जहाँ पे जीवन संभव है। इसका कारण क्या है, कारण यही है कि यहाँ पे पर्यावरण है। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण है, इसी वजह से यहाँ जीवन संभव है। तो पर्यावरण जब ये है तो पर्यावरण है क्या, तो जब भी हमने बताया कि पर्यावरण जो है आपके चारों तरफ का जो जीवित जीवित जगत है और एक मृत जगत है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही पर्यावरण है। ठीक है, जो आपके चारों तरफ घेरा हुआ है वही पर्यावरण है। ठीक है, तो उन सभी जैविक, यहाँ पे देखिए, उन सभी जैविक व अजैविक घटकों, जैविक और अजैविक घटकों, प्राकृतिक परिवेश और परिस्थितियों और परिस्थितियां जो किसी जीवधारी को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, वही पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में यही है कि आपके चारों तरफ का जैविक और अजैविक घटक जो आपको घेरे हुआ है वही कहलाता है पर्यावरण। ठीक है,
और उस जैविक घटक से आप प्रभावित होते हैं। जैसे आप हवा चाहिए आपको सांस लेने के लिए, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपको हवा चाहिए, ठंडी लग रही है तो आपको कंबल चाहिए, कपड़ा ओढ़ने का कुछ चाहिए, इस तरह से धूप चाहिए, तो उससे प्रभावित होते ही हैं। कोई जैसे जीव है, जीव जैसे मच्छर आपको काट रहा है, तो मच्छर काट रहा है अगर, तो आपको उसके बचाव करने चाहिए। मक्खी है आपके ऊपर कान के आसपास भिनभिना रही है, तो वो भी दिक्कत की बात है, तो उससे आप प्रभावित होते हैं। तो वही चीजें जो पर्यावरण है, ठीक है। तो उन सभी जैविक व अजैविक घटकों, प्राकृतिक परिवेश और परिस्थितियां जो किसी जीवधारी के चारों ओर घेरे हुए रहते हैं और वो जीवधारी उस चीज से प्रभावित होता है, वही आपको पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर जो शब्द से हुई है। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा का जो है इन्वायरनर जो शब्द है उसी से हुई है, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, इन्वायर का मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, उसी से हुई जो फ्रेंच शब्द है। ठीक है, घिरा हुआ तो मतलब कि जो एक जीव के चारों तरफ से घिरा हुआ है वही जो है इन्वायरमेंट कहलाता है, वही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण को अगर संधि विच्छेद अगर करते हैं तो परि धन आवरण होता है। परि मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण मतलब घिरा हुआ। तो किसी जीव के चारों तरफ या हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ जो भी है वो पर्यावरण कहलाता है। तो जो भी है में सब कुछ आ जाएगा, जीव और निर्जीव दोनों आ जाते हैं। तो फ्रेंच शब्द है, याद रखिएगा, फ्रेंच शब्द है ये, इसको याद रखना है हमको। ठीक है, ठीक। तो पर्यावरण आपने समझ लिया कि पर्यावरण होता क्या है, बेसिक जो चीजें थी पर्यावरण की वो समझ लिया हमने। और पर्यावरण विज्ञान के जनक को किसको कहा जाता है? तो पर्यावरण विज्ञान के जो जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पर्यावरण विज्ञान का पिता कहा जाता है या उनका जनक कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले ये समझाया था कि जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव गतिविधियां कैसे आपस में गहराई के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये पहली बार किसने समझाया था? तो हम्बोल्ट ने समझाया था इस बात को। ठीक है, तो हम्बोल्ट को याद रखिएगा, कभी एग्जाम में वो सब पूछते तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ठीक है, तो पर्यावरण हमने अच्छे से समझा। अब आगे देखते हैं क्या है पर्यावरण जो है। इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं इस तरीके से कि कौन निर्मित किया है। निर्माण के भरोसे इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्रकृति ने पर्यावरण को बनाया हो। एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, तो एक होता है कि प्रकृति ने उसको बना दिया है, जिसमें उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम तो स्थल, जल, वायु और जीव जंतु आते हैं इसमें। ठीक है, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है जो, वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, जिसमें स्थल है, जल है, वायु है, जीव जंतु आते हैं इसमें। ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। ठीक है, वहीं पे मानव निर्मित पर्यावरण में देखेंगे तो मानव निर्मित पर्यावरण जो है उसमें एग्जाम्पल है पार्क है, इमारत है, फैक्ट्री है, कंपनी है। ठीक है, रेलवे स्टेशन वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं जिस कंपनी में आप बैठ के काम करते हैं, पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पे आप बैठ के आदमी काम करता है, वो सब जो है पर्यावरण में आता है और मानव निर्मित पर्यावरण में आता है। तो मानव द्वारा बनाया गया जो भी पर्यावरण है, जिसमें पार्क आता है, तो पार्क में आप बैठेंगे तो वहाँ पे कुर्सी है, सजीव है, निर्जीव है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पंछी, ये सब क्या है? सजीव चीजें हैं। तो उससे घिरा हुआ है वो, तो वो भी एक पर्यावरण है। तो पर्यावरण कहीं भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ कुछ पर्यावरण ऐसा होता है जो कि जल में भी हो सकता है, कुछ वायु में हो सकता है, तो पर्यावरण कहीं भी हो सकता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगला इसमें तो पर्यावरण देख लिया हमने, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, अगला इसमें पर्यावरण के घटक और कारक क्या क्या है। तो पर्यावरण में कुछ घटक हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि आपके आसपास या आपके चारों ओर का जैविक और अजैविक घटक, जिससे जो है जो आपको घेरे हुआ है और जिससे आप प्रभावित होते हैं, तो उसी घटक के बारे में हमको पढ़ना है, जैविक और अजैविक घटक में। तो पर्यावरण के घटक और कारक क्या क्या हैं? तो पर्यावरण जो है एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। भौतिक मतलब होता है जैसे धरती हो गई, मिट्टी हो गई, धूप हो गया, जल हो गया। ठीक है, वो चीजें जो निर्जीव हैं, जिसमें जान नहीं है। ठीक है, जैसे पानी है, मिट्टी है, सूर्य तप है, ये सब जो है भौतिक चीजों में आते हैं। ठीक है,
जैविक, भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। तो पर्यावरण क्या है? एक भौतिक है जिसमें वायु, भूमि, पर्वत, पेड़ पौधे नहीं, पर्वत, झील, झरने वो सब आते हैं, वो भौतिक चीजें हैं। एवं जैविक संकल्पना है, तो जैविक चीजों में क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। तो पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक एवं अजैविक तथा जैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तो पृथ्वी के भौतिक या जैविक, भौतिक या अजैविक कह सकते हैं उसको, जिसमें जान नहीं है उसको भौतिक भी कह सकते हैं, तथा जैविक संगठन को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। पर्यावरण के संगठकों के आधार पर हम पर्यावरण को कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो पर्यावरण के जो घटक हैं उनके बेस पे हमने पर्यावरण को बांटा है। उसके ऊपर हमने पर्यावरण को देखा था, जो टाइप देखा था उसमें टाइप ये था कि पर्यावरण बनाने के आधार पे या बनने के आधार पे कितने प्रकार का हो सकता है। तो एक हमने देखा प्राकृतिक पर्यावरण, एक देखता हमने मानव निर्मित पर्यावरण, तो उसको वहां पे समझा था। ये जो है घटकों के आधार पे है, जो जो कंपोनेंट जो शामिल हैं पर्यावरण में, जैसे जीवित चीजें, निर्जीव चीजें, मतलब जैविक और अजैविक, उसी बेस पे हम कितना प्रकार से बांट सकते हैं। तो पर्यावरण के संगठनों के आधार पर पर्यावरण में अजैविक या भौतिक पर्यावरण जिसमें निर्जीव वस्तुएं शामिल होंगी, और एक होगा जैविक पर्यावरण जिसमें सजीव चीजें शामिल होंगी। ठीक है। तो अजैविक में देखेंगे जब, या भौतिक पर्यावरण में देखेंगे तो स्थलीय पर्यावरण होता है, फिर वायुमंडलीय पर्यावरण होगा, फिर जलीय पर्यावरण होता है। ठीक। अब स्थलीय पर्यावरण में भी हम देखेंगे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, ठीक है, पठार है, तमाम तरह के पर्यावरण जो है बने हुए हैं यहाँ पे। उसी तरह से वायुमंडलीय पर्यावरण में अब लेयर है इसकी, वायुमंडल की लेयर है जिसमें समताप, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो भी एक तरह का पर्यावरण ये है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरह से जो है बहिर्मंडल, ये जो है वो वायुमंडल के क्या है? पर्यावरण। जलीय पर्यावरण में झील, झरना, नदी, समुद्र, गड्ढा, तालाब, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आती। आर्द्रभूमि वो जलीय पर्यावरण में आएंगे, आर्द्रभूमि वगैरह भी जलीय पर्यावरण में आएंगे। तो देखिए अजैविक या भौतिक चीजों के आधार पर ये इतना चीजें हमने देख लिया, इतने टाइप के हो सकते हैं। इसका टाइप अगर गिनाने चले तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, अनगिनत टाइप हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस में जो पर्यावरण बदल जाएगा। ठीक। अगला इसमें कि जैविक वाले में, सजीव वाले में, तो वनस्पति पार्क हो, वनस्पति पर्यावरण हो गया, फिर जंतु पर्यावरण हो गया, मतलब पेड़ पौधों का पर्यावरण, और दूसरा इसमें हो गया आपका जंतु पर्यावरण, जो जीव जगत का है। तो फ्लोरा एंड फौना पढ़े होंगे आप, तो वो वाला है इसमें, फ्लोरा और फौना, या वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, पेड़ पौधा पर्यावरण, या फिर और जीव जंतु मतलब कीड़े मकोड़े हो गए, पशु हो गए, ये सब चीजें आएंगे, मानव हो गया, वो सब आएगा उसमें। ठीक है। 30 वाले में वनस्पति और जंतु पर्यावरण। तो पर्या का मतलब होता है पर्यावरण, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जगह नहीं था। अगला इसमें कि पर्यावरण के मुख्यतः 3 संगठक होते हैं, जिसको हमने ऊपर देखा है। पहला संगठक इसमें होता है भौतिक या अजैविक, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती। दूसरा संगठक या घटक होता है इसका जैविक, और तीसरा घटक इसका होता है ऊर्जा संगठक। ठीक है। तो ऊर्जा संगठक में क्या क्या आता है? तो सौर ऊर्जा आती है, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, और भूतापीय ऊर्जा आती है। ठीक है। तो पृथ्वी पर जितना भी ऊर्जा आ रही है सब सौर ऊर्जा से ही आती है। ठीक है। या हमको लगता है पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी जो बिग बैंग थ्योरी में जो एनर्जी निकली थी, उसी एनर्जी का फॉर्म जो है बस चेंज होता रहता है, बाकी जो है कहीं से और नहीं आता है। तो सौर जो भी पृथ्वी पे देख रहे हैं वो सब सोलर, जो सौर ऊर्जा है, सनलाइट है, इसी का जो है देन है पूरी। ठीक है। अगला इसमें देखेंगे हम लोग भौतिक अजैविक घटक में क्या क्या आ सकता है। तो भौतिक और अजैविक घटक में हम देखेंगे तो वायुमंडल, तो गैस का आवरण होता है। अगर इसको हम समझाने चले तो अब जान ही रहे कि वायुमंडल में गैस का आवरण होता है, और जो हमारा वायुमंडल है वो कई घटकों में, कई परतों में बटा हुआ है, जिसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, इस चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो वायुमंडल है, गैस का आवरण है, गैस के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है, इसको कई भागों में बांट सकते हैं। तो वायुमंडलीय घटक है। फिर जल है, जिसमें प्रकृति का एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ क्या है? जल है। प्रकृति का एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ जो है वो जल होता है। ठीक है। ये भी एक बड़ी बात है, और कभी एग्जाम में पूछ दे कि प्रकृति का एकमात्र जो अकार्बनिक तरल पदार्थ है वो क्या है,
तो बस सिर्फ एक ही चीज है, वो जल है। ठीक। अगला है मृदा। तो मृदा भी भौतिक अजैविक घटक का एक भाग है, जिसका जैसा कि हमने पहले आपको बताया था। अगला है जैविक घटक। जैविक घटक में पादप आते हैं, जीव जंतु या ऑर्गेनिज्म आते हैं, और नीचे सूक्ष्म जीव आते हैं। तो जीव में दो तरह के जीव हैं, एक स्वपोषी है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, और एक परपोषी है जो जो दूसरे के भोजन दूसरे पे आश्रित होते हैं, ठीक है, भोजन हेतु वो दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसको हम परपोषी कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव में देखेंगे आप तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, जिसमें डिकम्पोजर वगैरह, जिसमें बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कवक हो गए, जिसको फंगी भी कहते हैं, ये आते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगी जो है डिकम्पोजर में आते हैं या बियोजक में आते हैं। इसको भी हिंदी में बियोजक कहते हैं, डिकम्पोजर को बियोजक, ठीक है। तो जैविक में अब पेड़ पौधे जीव जंतु इसमें आएंगे और उसमें स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जिनके पास में क्लोरोफिल होगा वही प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि जैविक घटक में जो जीव है उसमें दो तरह के हैं, स्वपोषी जीव और परपोषी जीव। स्वपोषी जो खुद भोजन बनाते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है भोजन बनाने में मदद करता है। उसी तरह से परपोषी जो होते हैं, जो स्वपोषी भोजन बनाए रहते हैं, उसी पे आश्रित होते हैं परपोषी, ठीक है, या भोजन हेतु दूसरे पर आश्रित होने वाले को हम परपोषी कहते हैं, ठीक। तो ये पूरा मामला हो गया है। अगला है स्वपोषी जीव। यहाँ से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि स्वपोषी जीव जो क्या होते हैं, जो खुद से पाले पोसे जाते हैं या खुद ही खाना बनाते हैं। तो स्वपोषित जीव में ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसमें जो है क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, साइनोबैक्टीरिया एक होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसमें ये बैक्टीरिया है मगर इसमें जो है आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे भोजन बनाता है। उसी हिसाब से एक क्लोरीटा नामक समुद्री घोंघा होता है। समुद्री घोंघा जो होता है, घोंघा वो लोग जानते होंगे, स्नेल जिसको कहते हैं आप लोग, स्नेल इंग्लिश में शायद कहते हैं स्नेल। घोंघा होते हैं जो कभी, अब तो जितने कीटनाशक ये सब कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, बहुत सारे पेस्टिसाइड आ गए हैं, जिससे कि ये लोग पानी में भी, जैसे खेती बाड़ी होती थी पहले तो कम पेस्टिसाइड यूज होता था, जो खाद है और तमाम तरह के जो केमिकल हैं कम यूज होते थे। तो जो तालाब होते थे, खेत होते थे, उसमें जो है ये स्नेल घोंघा वगैरह जो है चलते रहते थे। उसी में से खोपड़ी टाइप का छोटा सा गोल गोल था ऐसे, उसी के अंदर वो चलता रहता था। वो बहुत तगड़े फीडर भी हैं वो लोग, बहुत चीजें खाते हैं वो लोग, ठीक है। तो क्लोरीटा जो है एक समुद्री घोंघा है, ठीक, घोंघा है, स्नेल है, जो जो शैवाल से क्लोरोफिल लेकर अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो शैवालों से क्या करता है, क्लोरोफिल ले लेता है। उसके अंदर प्रॉपर्टी है, शैवालों से क्लोरोफिल ले लेता है और खुद अपना खाना बनाता है। समझ रहे हैं बात को? वो दूसरे पे आश्रित नहीं होता है। तो क्लोरीटा को यूपीएससी पूछ सकता है कि क्लोरीटा क्या है। तो क्लोरीटा जो है एक स्वपोषी जीव है, जो एक घोंघा की प्रजाति है, समुद्री घोंघा की प्रजाति है, जो जो शैवालों से क्लोरोफिल खुद ले लेता है और अपना भोजन वो स्वयं बनाता है। तो ये पूरा बात है इसमें। तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और इसमें जो है देखेंगे, उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरीटा, शैवाल आदि आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है इनको, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर, यही सबसे पहले खाना हमारे धरती पे बनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है और पूरी सीरीज में, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फूड चेन पढ़ेंगे हम लोग। फूड वेब क्या होती है, मतलब खाद्य जाल क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीजें समझ रहे हैं। तो स्वपोषित हमने समझ लिया, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। अगला है इसमें परपोषी। परपोषित क्या होते हैं, तो जो आहार हेतु सॉरी अन्य पर निर्भर होते हैं, जैसे प्राथमिक उत्पादक पर, ठीक है, जैसे प्राथमिक उत्पादक पर जो निर्भर जंतु होते हैं उनको परपोषी कहलाते हैं। जैसे देखे होंगे आप, जैसे भेड़ हो गई,
बकरियां होंगे, खरगोश हो गए, ठीक है, घास खाने वाले जीव जंतु जितने हैं, हिरन हो गए, ये सब जो है परपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं या प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उन पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ लिए जीवों के बारे में। अगला जो संगठक था उसमें हमने देखा था ऊर्जा संगठक। तो ऊर्जा संगठक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और छोटी छोटी क्लास में हम लोग ये जो है पूरा पर्यावरण खत्म करेंगे, आधा घंटा 45 मिनट की। बहुत बड़ी क्लास हो जाती है तो लोग ज्यादा देखते नहीं है उसको। ठीक है, तो छोटी छोटी क्लासों में हम इसको कवर करेंगे। चलिए तो इसमें देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है जो हमने अभी बताया है उसमें से दो तीन बन सकता है कि पर्यावरण क्या है, उसकी परिभाषा आपसे पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके। ठीक है, उसके जनक कौन, किसको कहा जाता है, जनक के बारे में पूछ सकता है। स्वपोषी परपोषी कौन है, क्या होते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में पूछ सकता है, शैवाल के बारे में पूछ सकता है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछ सकता है, इन चीजों के बारे में पूछ सकता है। तो इसको पढ़ाने के बाद में जो पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम इकोलॉजी पे चलेंगे। उससे पहले जो है इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम है, उत्तर प्रदेश में जितने एग्जाम हुए हैं, जो जो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आए होंगे उसको हम एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछता कैसा है। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो है सौर घटक। तो घटक हमने 3 देखा था, एक भौतिक घटक जिसको अजैविक कहते थे, एक जैविक घटक देखा था हमने, एक देखे थे हम लोग की ऊर्जा घटक। ऊर्जा संगठक जो था या ऊर्जा कंपोनेंट जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है या जिससे हम प्रभावित होते हैं, वो संगठक क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा संगठक जो है सौर प्रकाश या सौर विकिरण है। ठीक है, तो जो सूरज से मिलने वाली रोशनी है, उष्मा है, ऊर्जा है, वो पृथ्वी पे आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ बन सकता है यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। तो सौर प्रकाश या सौर विकिरण जिसको हम कहते हैं, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इसको मानते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी प्रॉपर्टी जो है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है सनलाइट में। ठीक है, तो सौर प्रकाश या सौर विकिरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करती है। तो पूछ सकता है आपसे कि जो सनलाइट है वो किस तरंग की भांति कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति जो है वो कार्य करती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर अगला है सूर्य। सूर्य में उपस्थित जो गैस है जो गर्म होकर ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो उसका बाहरी आवरण होता है सूर्य का, जिसको कोरोना कहते हैं। तो कोरोना से बहुत ज्यादा हीट उष्मा जो है बाहर निकलती है। उसमें निकलने का कारण यही है कि जो अंदर उसके नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं जिसको, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में। और वहां से जो है क्या होता है नाभिकीय संलयन, तो दो छोटे छोटे जब परमाणु या अणु मिलकर, जो कह सकते हैं आप, मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा उष्मा जो है, ऊर्जा जो है रिलीज होती है। तो उसी वजह से, नाभिकीय संलयन की वजह से जो सूर्य है, यहाँ से ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है और हमको जो है धरती पे प्राप्त होती है। वो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के फॉर्म में वहां से आती है। और इसको हम एक बार कहते हैं कि फोटान के रूप में भी आती है। फोटान जो होता है एक पैकेट नुमा चीज, समझ लीजिए कि पैकेट का पैकेट जो है ट्रांसफर होती है। तो फोटान भी एक होता है कि कहते हैं कि फोटान के रूप में जो है जो सनलाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी आती है और फोटान के रूप में भी आती है। ठीक है, तो फोटान भी याद रखिएगा। तो सूर्य में उपस्थित गैस जो गर्म होकर होके, मतलब यहाँ पे था नाभिकीय संलयन होना चाहिए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उन्हें हम फोटान भी कहते हैं। ठीक है, तो फोटोन भी कहा जाता है उनको। अगला है सूर्य की सतह से प्राप्त सौर ऊर्जा, सूर्य तप या सौर विकिरण कहलाती है। ठीक है, जिसको हमने अभी देखा। सूर्य से जो तरंगें आती हैं वो लघु तरंगे के रूप में आती हैं। जो सन है, ये पृथ्वी है, ये वाली, ये जो घूम रही है 4 नंबर पे, ये वाली, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से जो सनलाइट जो हमको मिल रही है, देखेंगे तो यहाँ से सनलाइट यहाँ पे जाती है, इसी के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि इसके से यहाँ सनलाइट जो पहुंचती है पृथ्वी पे, उसी के बारे में अध्ययन कर। देखिए पृथ्वी यहाँ से घूम रही है वाली, यहीं पे कैसे जा रही है,
तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सूर्य के सतह से प्राप्त जो सौर ऊर्जा सूर्य तप कहलाती है। और सूर्य से जो तरंगे आती हैं पृथ्वी पर, जैसे सूर्य है वहां से पृथ्वी पर जो तरंगे आती हैं तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आती है। उस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है, उस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है जिसको लैम्डा कहते हैं हम लोग या वेवलेंथ कहते हैं, वो छोटी होती है, उसको लघु तरंग कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से जो तरंगे आती हैं वो लघु तरंग के रूप में आती हैं, लघु तरंग के रूप में आती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, आरओआर में पूछा है, ये हर जगह पूछा है। तो सूर्य से जो तरंगे आती हैं वो लघु तरंग के रूप में आती हैं। जो लघु तरंग के रूप में जब ये आती हैं तो क्या होता है, इनसे क्या हो गया, ये कीड़ा बढ़ गया इसमें तो इसीलिए। ठीक है, तो लघु तरंग के रूप में आती है, छोटी तरंग के रूप में आती है जिसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है। तो वो वायुमंडल द्वारा, जो रास्ते में वायुमंडल पड़ता है, कितने हमने परत पढ़ा बताई आपको कि क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल जो है, उसमें से वो गुजरती है। तो वो जो है हमारे पृथ्वी के वातावरण से द्वारा अवशोषित नहीं होती हैं, वो सीधे पृथ्वी के तल पे आ जाती हैं, धरातल पे आ जाती हैं। तो जो लघु तरंगे होती हैं जो सन से चल के आती हैं पृथ्वी पर, वो बीच में अब्जॉर्प्शन उनका नहीं होता है। उनका अब्जॉर्प्शन में सबसे अधिक जो है पराबैंगनी किरणों का होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणों का, ये जिसको यूवी की रे कहते हैं हम लोग, पराबैंगनी किरणें, जो ओजोन परत में ही फिल्टर हो जाती हैं, वहीं पे अवशोषित हो जाती हैं। उससे जो बाकी बची सारी जो भी जो रेज हैं या तरंगे हैं जो सूर्य से चल के आती हैं वो पृथ्वी पहुंचती हैं, वो लघु तरंगों के फॉर्म में पहुंचती हैं। तो पहली बात समझिए, सूर्य से जो आने वाली तरंगे हैं उसमें लघु तरंगे हैं, लघु तरंगे के रूप में आती हैं। जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में घुसती हैं तो उसमें जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं, वो किरण जो है ओजोन परत में अधिकतम जो है अवशोषित हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो किरण आती हैं वो सीधे धरातल पे आ जाती हैं, जैसे पृथ्वी का धरातल उस पर आ जाती हैं और वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होती हैं, पृथ्वी के जो तल है, भूपरपटी है, उसके द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। फिर जब पृथ्वी जैसे गर्म हो जाती है, फिर जब जैसे ठंडा, फिर बाद में कोई चीज का प्रॉपर्टी क्या है, पहले ठंडा होती है फिर गर्म होती है, ठंडा होती है गर्म होती है, जैसे गर्म होती है फिर कुछ देर बाद ठंडा जब होती है पृथ्वी, तब वो रेडिएशन छोड़ती है जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं हम लोग। ठीक है, पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण में क्या होता है कि ये लघु तरंग जो होती है ये दीर्घ तरंग के रूप में पृथ्वी जो छोड़ती है, अपने यहाँ से तरंग छोड़ती है, वो दीर्घ तरंग के रूप में छोड़ती है, लंबी लंबी तरंगे छोड़ती है। और वो तरंगे जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है, जिसमें मीथेन है, वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जितने भी जो गैसें हैं, गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको जब एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारा पर्यावरण या पृथ्वी जो है बना रहता है, जिससे जीवन संभव हो पाता है। फिर यहाँ पे आइए, लघु तरंगें ऊपर से आई, पृथ्वी द्वारा अवशोषित की गई, पर्यावरण ने उसको अवशोषण नहीं किया। ठीक है, हमारे गैस जो है लघु तरंगों का अवशोषण नहीं किया। ठीक, फिर पृथ्वी जब ठंडी होने लगी तो वो ठंडी कैसे होगी, जब अपनी जो ऊर्जा अवशोषित की उसको छोड़ेगी। जब वो ऊर्जा छोड़ती है, उस ऊर्जा को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं या पृथ्वी से विकिरित ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जो होती है दीर्घ तरंग के फॉर्म में होती है, और उसका जो अवशोषण जो है हमारे वातावरण में उपस्थित CO2 जैसे गैस, CO2, मीथेन और जो जलवाष्प है, वो सब जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पृथ्वी का हीट जो है बना रहता है। जब यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, मीथेन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ज्यादा हीट जो है एब्जॉर्ब करने लगती हैं, ज्यादा पार्थिव विकिरण को सोखने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है। ठीक है, तो पूछेगा कि पृथ्वी का जो गर्म होती है वो किस तरह की विकिरण से गर्म होती है, तो वो बताएंगे आपकी पार्थिव विकिरण से होती है, जिसकी जो है दीर्घ तरंग के फॉर्म में होती है, उससे होती है। तो एग्जाम में पूछा है इसीलिए इतना बता रहा हूँ। लघु तरंग पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है ये। ठीक है, लघु तरंग जो है वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है। बाकी जो दीर्घ तरंग है, जो दीर्घ तरंग है वो वातावरण द्वारा अवशोषित होती है, और जो दीर्घ तरंग है
वो पृथ्वी के जो पार्थिव विकिरण होता है उसके द्वारा होती है। तो सूर्य तप से जो तरंगे आती हैं वो लघु तरंगे के रूप में आती हैं, जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होती हैं, और पृथ्वी के पृष्ठ या सतह द्वारा लघु तरंगों का अवशोषण होता है। जब पृथ्वी यही ऊर्जा मुक्त करती है तो वह दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। हमारा पर्यावरण या पृथ्वी पार्थिव विकिरण से ही गर्म होती है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित गैस जिसमें CO2, मीथेन या जलवाष्प लिखना मैं भूल गया हूं, जलवाष्प आदि दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो है पृथ्वी का तापमान जो है गर्म रहता है, जिससे जीवन संभव हो पाता है। अगर यही तापमान बढ़ जाता है तो वही जीवन के लिए घातक बन जाता है। ठीक है, तो यही सौर ऊर्जा है। ठीक है, कौन सौर ऊर्जा है? तो जो अवशोषित हो गई सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा क्या है? तो पृथ्वी के जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। ठीक है, यही सौर ऊर्जा है। कौन सौर ऊर्जा है? जो कि सनलाइट से, ये सन के कोरोना से हमारे पृथ्वी पे जो आती है वही सनलाइट है, जो पृथ्वी के जीवों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, जो जीवन का मुख्य आधार है। ठीक है, तो जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो सौर ऊर्जा है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अगला हम लोग चलते हैं कि सौर स्पेक्ट्रम क्या है। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, सौर स्पेक्ट्रम क्या है? जो सनलाइट आता है उसका स्पेक्ट्रम क्या है? तो दृश्य प्रकाश एवं लंबी सूक्ष्म, देखिए जो सौर स्पेक्ट्रम जो हमारे पृथ्वी पे आता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें दृश्य प्रकाश होता है, लंबी और सूक्ष्म तरंग विकिरण होती है इसमें। तो सौर सौर स्पेक्ट्रम बनता कैसे है? जो सूर्य की जो उष्मा तरंग के रूप में आती है उसमें दृश्य प्रकाश होता है, लंबी और सूक्ष्म तरंग विकिरण से निर्मित होती है। सूक्ष्म विकिरण में क्या आता है? तो कॉस्मिक किरणें आती हैं, कॉस्मिक वेव आती है, एक्सरे आता है, और परावैंगनी किरणें इसमें पाई जाती हैं, जो सूक्ष्म विकिरण होता है उसमें। तो सौर स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना है कि सौर स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, लंबी तरंगे से जो है हमारा सौर स्पेक्ट्रम निर्मित होता है। और सूक्ष्म, इसी में जो सूक्ष्म विकिरण तरंग है उसमें क्या क्या आता है? तो कॉस्मिक रे आती है, एक्सरे आती है, और परावैंगनी किरण जो है इसमें आती है। ठीक है, जो तरंगदैर्घ्य थी, तरंगदैर्घ्य के आधार पर हमने देखा कि सूक्ष्म तरंग, लघु तरंग और किस तरह की स्पेक्ट्रम में तरंगे हैं। उसी में जिनकी तरंगदैर्घ्य जो है 400 नैनोमीटर से कम होती है उसे हम सूक्ष्म तरंग कहते हैं। सूक्ष्म तरंग को ऊपर देखा था हमने, कॉस्मिक रे आती है उसमें परावैंगनी किरण आती है, एक्सरे आती है, उन सबों को हमने देखा था वहां पे। ठीक है, तो उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? 400 नैनोमीटर से कम होती है। ठीक, दृश्य प्रकाश जिसको हम देख पाते हैं उसकी क्या होती है? दृश्य प्रकाश जिसको हम देख पाते हैं ठीक है, तो दृश्य प्रकाश जिसको हम देख पाते हैं उसकी रेंज पूछता है बार बार एग्जामों में कि दृश्य प्रकाश की रेंज कितनी होती है। जिसको हम देख, हमारी आंखें जिसको देख पाती हैं उसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। उसकी स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की हमारी जो आंखें हैं उसको देख सकती हैं। इससे न ज्यादा वाली को देख सकती हैं, न इससे कम वाली को देख सकती हैं। तो बिग व्यूअर जो आपने देखा है, जो 7 रंगों का जो श्रृंखला आपने देखी है, वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच की होती हैं, जिनको हमारी आंखें देख पाती हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम जिसको हमारी आंखें देख पाती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है 400 से 700 नैनोमीटर होती है। माइक्रोवेव जो होती हैं, जो माइक्रोवेव कहलाती हैं, माइक्रोवेव का जनरेशन जो होता है, माइक्रोवेव जो है जिनकी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है उसको माइक्रोवेव कहते हैं। और जो होती है दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली क्या होती है? तो 740 नैनोमीटर से अधिक जिसकी वेवलेंथ होती है वो दीर्घ तरंगों में आती है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे और दिव्य तरंगे और दृश्य तरंगे, 3 तरह की तरंगे हैं। तो दृश्य तरंग, देखिए सूक्ष्म तरंग तो यहाँ देख लिया हम कि 400 नैनोमीटर से कम होती है। दृश्य तरंग जिसको हम देख पाते हैं उसकी तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है। आगे और भी आगे उसको भी देखेंगे। तो ये प्रकाश, तो प्रकाश संश्लेषण में हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, तो इन्वायरमेंट में हम आते हैं पर्यावरण में ये प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय विकिरण कहलाती हैं। तो जो एक्टिव रूप से प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर की जो भी लाइट होती है या दृश्य प्रकाश होता है जिसको हम आंखों से देख पाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है,
तो वही जो है सक्रिय संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। ये दृश्य प्रकाश वाला है। ठीक है। अगला है अवरक्त किरण की तरंग दैर्घ्य 740 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसको दीर्घ तरंग कहते हैं हम लोग, दीर्घ तरंग। दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंग का यूज कहाँ पे होता है? तो देखे होंगे आप, रिमोट में होता है, और जो हमारे नाइट विजन वाले कैमरा होते हैं वहां पे जो है दीर्घ तरंगों का यूज होता है। तो 740 नैनोमीटर से अधिक का होता है। सूक्ष्म तरंगों का जो यूज होता है वो माइक्रोवेव में होता है, खाना गर्म करने करा जाता है, उसमें भी यूज होता है उसका। साथ में एक्सरे करने के लिए, ठीक है, सीटी स्कैन वगैरह जो करा जाता है उसमें जो है इसका अध्ययन होता है, मध्य यूज होता है। ठीक है। जो छोटी तरंगें होती हैं जो 400 नैनोमीटर से कम की होती हैं, उनकी वेदन क्षमता बहुत ज्यादा अधिक होती है, इस शरीर को छेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है उनकी। ठीक है। अवरक्त किरणें या तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से अधिक की होती है, जिसको दीर्घ तरंग कहते हैं हम। ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत पराबैंगनी तरंग विकिरण जो कि 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का होती है, तेजी से अवशोषण हो जाता है उनका। जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं जो कि सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का, वो तेजी से अवशोषित हो जाती हैं। कहाँ पे? तो समताप मंडल में, ओजोन परत में। तो ओजोन परत जो है इन्हीं का अवशोषण करता है। ठीक है। और ये पराबैंगनी किरणें हैं, वो भारत जो पृथ्वी पे जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है। तो पराबैंगनी किरण भी 3 टाइप की होती है, जिसमें यूबीसी होती है जो 100 से 280 नैनोमीटर की होती है, यूवी बी होती है जो 280 से 320 नैनोमीटर की होती है, और यूवी ए जो होती है 320 से 400 नैनोमीटर के बीच होती है। तो जो यूवी बी है ये सर्वाधिक घातक है। ठीक है। जीव जंतुओं के लिए बेहद हानिकारक है। तो एग्जाम में पूछता है कि पराबैंगनी किरणों में कौन सी ऐसी किरण है, कौन सी रेंज वाली ऐसी किरण है जो कि सब सर्वाधिक हानिकारक है, जो कि त्वचा कैंसर तक भी पैदा कर सकती है, या म्यूटेशन ला सकती है, पेड़ पौधों के जीन में म्यूटेशन ला सकती है। म्यूटेशन मतलब होता है उत्परिवर्तन। ठीक है। जीन में बदलाव हो जाता है जो, उसको कहते हैं। ठीक है। तो यूवी बी, ठीक है, सबसे खतरनाक जो है यूवी बी जो है रे है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। ठीक है, यूवी बी। अगला है इसमें कि स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में से केवल लाल और नीला प्रकाश ही प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी रूप से भूमिका निभाता है। तो सर्वाधिक प्रभावी भूमिका देखिए, जो स्पेक्ट्रम हमने देखा, सूक्ष्म तरंगे देखा, दृश्य तरंगे और दीर्घ तरंगे। ठीक है। इन तीनों तरंगों में से जो दृश्य तरंगे होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। उसमें से जो बेहद ज्यादा एक्टिव रहती हैं वो लाल तरंगे होती हैं और नीली तरंगे होती हैं। तो लाल तरंग वाला प्रकाश और नीले तरंग वाला प्रकाश जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावी बनाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि उच्च तीव्रता वाले प्रकाश, जो उच्च तीव्रता के प्रकाश अगर हम देते हैं किसी किसी पेड़ पौधे को, तो क्या होता है, उनकी शाखीय वृद्धि की तुलना में, मतलब उनकी जो टहनियां है, तना है, उसका विकास कम होता है और उसकी जड़ों का विकास ज्यादा होने लगता है। ठीक है। पेड़ पौधों के जड़ों का विकास ज्यादा होने लगता है। कारण क्या है? तो जो पेड़ पौधों के जड़ों का विकास होने का कारण यही है कि जो वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, पानी का जो है भाप बन के उड़ने की जो दर होती है वो तेज हो जाती है। जब तेज हो जाती है तो पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से पेड़ के। ठीक है। तो पेड़ के पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन जब बढ़ जाता है तो पेड़ के तने में, पूरे सिस्टम में पेड़ के पानी की कमी हो जाती है। तो पानी कहाँ से आएगा? तो जड़ों से आता है, जड़ से पानी आता है। तो जब पानी की जब शॉर्टेज ही रहेगी, नीचे जड़ के अंदर पानी की कमी रहेगी जमीन में, तो जो है जो उसकी जो जड़ें हैं वो पानी को ढूंढते ढूंढते दूर चली जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए उनका जड़ों का बहुत ज्यादा दूर दूर विकास हो जाता है, वो पानी ढूंढती रहती हैं, तो इसलिए जड़ों का ज्यादा विकास हो जाता है इसमें। तो ज्यादा उच्च तीव्रता वाले प्रकाश जो है शाखीय वृद्धि की तुलना में जड़ों की वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि तथा तने छोटे होते हैं इनके, तो तने छोटे हो जाते हैं और पत्तियां छोटी और मोटी हो जाती हैं। ठीक है, ये कारण है। और अगला है पौधों पर प्रकाश का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो जो पौधों पर प्रकाश का प्रभाव जो है, देखें हमने कि प्रकाश संश्लेषण में काफी प्रभाव पड़ता है प्रकाश का। उसमें भी जो दिन की अवधि कितनी बड़ी है, कितनी देर तक सनलाइट जो उन पे पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है या परपेंडिकुलर पड़ रही है, ये प्रकाश की तीव्रता कितनी है, उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, किस अक्षांश पे जो है पेड़ पौधे हैं। ठीक है।
ये निर्भर करता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसा होगा, फलों का उत्पादन कैसा होगा। ठीक है, ये चीजें जो है डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ तक। अब जो है इसके आगे हम जो है अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आप रिवाइज करिएगा इसको। इसको छोटा छोटा मैंने लिखा है, वीडियो पॉज करके रोक रोक के नोट्स बना लीजिएगा अगर बनाना चाहें आप तो। ये आपके यूपी पीसीएस में भी काम आएगा, यूपीएससी में भी काम आएगा, और लोअर पीसीएस में भी काम आएगा। अगर आप पेट देने जाते हैं तो पेट में भी काम आएगा। अब पेट के थोड़ा लेखपाल का जो आता है आएगा आगे चल के, उसमें भी काम आएगा। तो ये जो है इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं पर्यावरण के अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।